तो देखिए, पश्चिम एशिया इस वक्त बारूदी रिंग ऑफ फायर से घिर चुका है। अरब के 13 देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। दुनिया के इस हिस्से में इस वक्त कई वॉर फ्रंट खुल चुके हैं। पहला और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान ने अमेरिकी मित्र देशों के खिलाफ खोला है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सेना कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, यूएई और ओमान को दहला रही है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रही है। तो वही दूसरा फ्रंट सऊदी अरब और हूती के बीच खुल गया है। यहां सऊदी अरब और यमन सरकार ने मिलकर हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। सना और सादा पर स्ट्राइक जारी है तो हूती भी सऊदी अरब को दहला रहा है। तो उधर तीसरा फ्रंट नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ ने खोल दिया है। इजराइल की सेना लेबनान और सीरिया पर हमले कर रही है। ये फ्रंट भले अलग अलग हो, लेकिन इसके केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप की बारूदी जिद को माना जा रहा है। तो अब यह तय हो चुका है कि होर्मुज का फैसला बातचीत से नहीं बल्कि बारूद से होगा। बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहरों पर बमबारी की। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र भेजकर इसकी खुद जानकारी दी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बार ट्रंप खाड़ी में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने देगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरब संग्राम का अंतिम परिणाम एटम बॉम्ब होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। करमनशाह में मिसाइल, ड्रोन और नेवल बेस को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में अमेरिका के निशाने पर मिसाइल बेस, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन साइट थी। सिरिक में IRGC बेस पर बमबारी की गई। बुशहर में ईरान के सैन्य बेस पर हमला किया गया। दावा है कि बेस का 40% हिस्सा बर्बाद हो गया। केशन द्वीप में स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। कोनारक में भी स्पीड बोट से जुड़े ठिकानों पर हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र भेजा है। पत्र में जंग फिर शुरू करने की सूचना दी गई है। ट्रंप ने इसे सीमित सैन्य कार्रवाई बताया है और कहा है कि 7 जुलाई से ही इसे लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। अमेरिका एक खास रणनीति के मुताबिक ईरान पर बमबारी कर रहा है, जिसके केंद्र में कुल 3 लक्ष्य हैं। पहला है होर्मुज में नियंत्रण, जिसके लिए ईरान का चक्रव्यूह तोड़ना जरूरी है। अमेरिका होर्मुज के आसपास मौजूद अबू मूसा द्वीप, बंदर अब्बास, किश द्वीप और सिरिक पर हमले कर रहा है। इन द्वीपों और बंदरगाहों से ईरान होर्मुज को कंट्रोल करता है। ट्रंप की कोशिश यहां से ईरानी सेना का नामो निशान मिटाना है। ट्रंप का दूसरा लक्ष्य खर्ग द्वीप पर कब्जा है। इसे कंट्रोल कर अमेरिका ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है, लेकिन खर्ग पर कब्जे के लिए इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका खुजेस्तान में मौजूद अल अमीदिये सार बंदर और मशहर पर हमले कर रहा है। साथ ही बुशहर पर भी बमबारी जारी है। ट्रंप का तीसरा टारगेट फारस की खाड़ी के एंट्री गेट पर पूरा नियंत्रण हासिल करना है। ईरान यहां कुनारक और चाबहार के जरिए नजर रखता है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना यहां भी जबरदस्त बमबारी कर रही है। और ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने कोरसेर USV के जरिए बंदर अब्बास में मौजूद शिप यार्ड पर हमला किया। अमेरिका के इस ड्रोन की लंबाई करीब 24 फीट है। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये नेवल ड्रोन अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर जाने में सक्षम है। ये 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि कोरसोर USV किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है। समंदर के इस शिकारी की कीमत $10 लाख के आसपास है। दावा है कि स्ट्राइक के दौरान अरब के आसमान में करीब 13 अमेरिकी सैन्य विमान उड़ान भर रहे थे। हवा में मौजूद विमानों में 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, 2 KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, 1 E-3 सेंट्री अवैक्स विमान शामिल है। इसके अलावा एक P-8 पोसाइडन भी इस दौरान अरब में उड़ान भर रहा। ट्रंप ने ईरान पर एक तरफा हमले तो करवा दिए, लेकिन शायद ही ट्रंप ने यह अनुमान लगाया होगा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भारी पड़ जाएगी। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जितने भी हमले किए, उनसे उन्हें और अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि शायद ही अब अमेरिका इस बारूदी अभियान को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने पर विचार करेगा। आखिर कितना हुआ अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देशों को नुकसान? कैसे मुस्तफा ने अरब की तबाही का भविष्य लिख दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा जल रहा है। कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम खाक हो गए और अरब का फ्यूचर, उनका एनर्जी और कॉर्पोरेट कारोबार दांव पर लग गया। के तहत ईरान की डिफेंस मिसाइल ने अमेरिका के MQ-1 को भी मार गिराया है। ये ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, जो ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया। हॉर्मुज के किलो 20 क्षेत्र में ईरानी सेना और अमेरिकी युद्धपोतों के बीच सीधी भिड़ंत हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर क्रूज मिसाइल से प्रहार किए। तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरह सील कर दिया।
और ऐलान किया कि जब तक अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं होती, दुनिया के लिए तेल का ये रास्ता बंद रहेगा। रिपोर्ट बता रही कि ईरान ने बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक और अबू मूसा द्वीप से अरब रीजन के देशों पर प्रक्षेपास्त्र दागकर भीषण हमला किया, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और यूएई बुरी तरह से दहल गए। इन हमलों के लिए ईरान ने शाहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी पड़ोसी देशों पर लक्षित हमले किए और इन सभी हमलों में ईरान का एक ही टारगेट था, अमेरिका और उसके वो सैन्य ठिकाने जहां से ईरान के खिलाफ गतिविधि हो रही है। और ईरान ने अरब देशों पर हमले से पहले तेहरान सुरक्षा का तंत्र सक्रिय किया और अब पूरा तेहरान डिफेंस सिस्टम के घेरे में। ठीक ऐसे ही बुशहर के परमाणु संयंत्र और नौसैनिक अड्डे पर भी एयर डिफेंस सक्रिय कर दिए। इनके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मुख्य नौसैनिक केंद्र बंदर अब्बास में भी सुरक्षा कवच सक्रिय किया गया है। हॉर्मुजगान प्रांत की रक्षा के लिए सिरिक में एयर डिफेंस तैनाती की रिपोर्ट भी है। जास्क में भी ईरान ने वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। दक्षिण पूर्वी तटीय सैन्य क्षेत्र कोनारक में भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अब मूसा द्वीप में भी इस समय ईरान के तैनात एयर डिफेंस सक्रिय हैं और हॉर्मुज में बढ़े खतरे को देखते हुए केश द्वीप में भी वायु रक्षा सक्रिय होने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ईरान ने बावर 373, खुर्दाद 15, तबस, मेरशाद, अरमान, अर्शे कामानगीर के साथ रूस से मिले सभी S-300, टॉर M1 और पंतशीर S-1 डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। जहां जफर बेस पर मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को ईरान ने मुख्य टारगेट बनाया है। इस मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया, जिसमें 5वें बेड़े का लॉजिस्टिक्स डिपो और हथियारों का वेयर हाउस तबाह हो गया। उधर ट्रंप ने हॉर्मुज पर अमेरिकी संप्रभुता का दावा ठोकते हुए खुद को गार्डियन ऑफ हॉर्मुज घोषित कर दिया है, लेकिन वॉशिंगटन के इस पहरे के बदले दुनिया को अपने कार्गो की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ट्रंप की इस रंगदारी और खुली वसूली के ऐलान ने अभी वैश्विक बाजार को हिलाया ही था कि ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन बताते हुए सीधे युद्ध की चेतावनी दे दी और ट्रंप रंगदारी की मांग करने के बाद भी हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो आखिर हॉर्मुज के द्वार पर किसका ताला लगेगा, आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूँ। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान चाहे या ना चाहे खुला रहेगा। हम फिर से ईरानी नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ईरान के जहाजों या ईरान के ग्राहकों को आने जाने से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। आज से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन कहा जाएगा, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की लागत की भरपाई के लिए वहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ये राशि इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की लागत के रूप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान के मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा शुल्क के तौर पर अपने कुल कार्गो यानी माल की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने ताले लगा दिए। ट्रंप का कहना है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा और वही इसका संरक्षक होगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर किसी भी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने ईरानी जहाजों और ईरान से जुड़े कार्गो पर फिर से समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 UAE तेल टैंकरों को निशाना बनाया और अपने नियंत्रण का साफ संदेश दे दिया। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो पर सुरक्षा के नाम पर 20% शुल्क लिया जाए। ईरान का कहना है कि अगर कोई शुल्क लगेगा तो उसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। हर कार्गो पर 20% शुल्क लागू हुआ तो हर गुजरते जहाज की लागत तुरंत बढ़ जाएगी, तेल ढुलाई की लागत बढ़ेगी तो शिपिंग कंपनियों को ज्यादा भुगतान करना होगा और इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा। युद्ध के खतरे और अतिरिक्त शुल्क से समुद्री बीमा भी महंगा हो जाएगा। ढुलाई और बीमा में महंगा होने का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा और वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल या शुल्क वसूलना ना तो व्यावहारिक है और ना ही संभव। अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? ये सड़क का टोल नहीं है जहां बाद में चालान भेज दिया जाए। हॉर्मुज में ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसका अधिकार अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादा है और अगर कोई शुल्क होगा तो ईरान निष्पक्ष तरीके से तय करेगा। रागची ने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज का संरक्षक हमेशा ईरान रहा है और हमेशा ईरान ही रहेगा। हॉर्मुज में जारी जंग की वजह से अब अरब देशों का UAE के रास्तों से मोह भंग होता जा रहा है।
हॉर्मुज में बढ़ते खतरे का सबसे बड़ा असर यूएई के सबसे व्यस्त बंदरगाह जेबेल अली पर दिखाई दे रहा है। जेबेल अली पोर्ट 95% ठप हो गया है। अब यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता घटाकर फुजैरा से एक नया तेल रूट तैयार कर रहा है। योजना है कि अगले 18 महीनों में फुजैरा को एक नए ऊर्जा और कार्गो हब के रूप में विकसित कर दिया जाए। इस नए तेल रूट के तहत ओवरलैंड लैंड ब्रिज के जरिए फुजैरा को दुबई और अबू धाबी से सड़क और पाइपलाइन के जरिए सीधे जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए कार्गो और तेल को बिना हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश के सीधे जमीनी रास्ते से सुरक्षित निर्यात किया जा सकेगा। अगर यह परियोजना पूरी हुई तो पहली बार यूएई के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का व्यवहारिक विकल्प तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया की आपातकालीन प्रबंधन मंत्री क्रिस्टी मैकवेन ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही स्वतंत्र रहनी चाहिए और किसी भी तरह का टोल या शुल्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। और पश्चिम एशिया में महायुद्ध का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है। यमन के सना पर सऊदी ने अचानक हमला कर दिया है। हूती ने हमले का विध्वंसक जवाब भी दे दिया है। ये किसी नई जंग का आगाज है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी साजिश? क्या ट्रंप ने इजरायल के बाद अब सऊदी के जरिए ईरान को चारों तरफ से घेरने का सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है? क्या दुनिया तेल की किल्लत के साथ साथ जरूरी चीजों के संकट में भी फंस जाएगी? ये कदम ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक होगा या विनाश का नया रास्ता? आपको दिखाता हूं अब इस रिपोर्ट में। ये हमला गाजा लेबनान मॉडल का विस्तार है। जैसे इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, ठीक उसी फॉर्मूले पर अब सऊदी को हूतियों के खात्मे के लिए उतार दिया गया है। इस समय ईरान अपने सबसे कमजोर दौर में है। अगर हूती पर हमले होते हैं तो ईरान पहले की तरफ हूती की मदद नहीं कर पाएगा और सऊदी अरब के पास हूती को कुचलने का सबसे बेहतर मौका है। अमेरिका जानता है कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हर फ्रंट पर अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप खाड़ी देशों को समर्थन दे रहे हैं कि अगर वो हूती के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं तो अमेरिका उन्हें पूरा सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन देगा। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत देश को एक वैश्विक आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है, लेकिन जब तक यमन की सीमा पर हूती विद्रोही आधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों से लैस खड़े हैं, तब तक सऊदी अरब में कोई भी बड़ा विदेशी निवेश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। और सऊदी अरब ये समझ चुका है कि केवल बातचीत या अस्थायी संघर्ष विराम से हूती का खतरा टलने वाला नहीं है। हूती को सैन्य रूप से इतना कमजोर करना जरूरी है कि वो भविष्य में सऊदी की धरती पर हमला करने की स्थिति में न रहे। दुनिया की कुल समुद्री व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा अकेले बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है। दुनिया के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 30% हिस्सा इसी रास्ते यानी बाब अल मंदेब से होते हुए स्वेज नहर के कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। कंटेनर ट्रैफिक का मतलब औद्योगिक सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और ऑटोमोबाइल से है। इसी के साथ दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा बाब अल मंदेब से होकर यूरोप और अमेरिका पहुंचता है। मिस्र को इस नाकेबंदी से सबसे सीधा और गहरा आर्थिक नुकसान होगा। स्वेज नहर की सालाना होने वाली 9 से 10 अरब डॉलर की कमाई ठप हो जाएगी। यूरोपीय देशों की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। एशिया के इन दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब चीन और भारत को भारी नुकसान होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भारी नुकसान होगा। सऊदी के नए आर्थिक प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम सिटी और जेद्दा पोर्ट का विकास रुक जाएगा। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संभावित टारगेट्स की सूची भी जारी कर दी है। अमेरिका बहुत जल्द पिकेक्स की पहाड़ियों पर भीषण बमबारी कर सकता है। इसकी वजह यहां मौजूद ईरान का संवर्धित यूरेनियम है। दरअसल कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो इशारा करते हैं कि इन पहाड़ियों के नीचे ईरान कुछ बड़ा कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका यहां बमबारी की तैयारी में है। अगर अमेरिका हमले नहीं करता तो ईरान 2 हफ्ते में परमाणु बम बनाने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि उनके टारगेट पर पिकेक्स की पहाड़ियां हैं। अमेरिकी सेना बहुत जल्द यहां बमबारी कर सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान में मौजूद 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा नतांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद है। ये नतांज से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया था। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया।
पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम रखा है। रूस पर यूक्रेन के हमले से क्रोधित पुतिन ने एक ऐसी रणनीति के तहत एक्शन ले लिया है जिसने यूक्रेन में रहने वाले लोगों पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यह संकट है खाद्य सामग्री और जीने के लिए जरूरी दूसरी चीजों का, और पुतिन इस रणनीति का द्वार खुलता है। पुतिन की रणनीति का द्वार यूक्रेन के उन पोर्ट क्षेत्रों में जहां से यूक्रेन को सप्लाई हो रही है। यूक्रेन का मिशन रूस का तेल उद्योग खाक। रूस का मिशन यूक्रेन का संपूर्ण बारूदी विनाश। अजोव सागर में यूक्रेन ने रूसी फ्लीट को टारगेट बनाया तो पुतिन ने ओडेसा के पोर्ट पर बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसने यूक्रेन के तट पर खड़े एक कार्गो जहाज को नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद यूक्रेन की जीवन रेखा को ठप करना है, इसलिए यूक्रेन तक अनाज और हथियार पहुंचाने वाला रूट तोड़ा जा रहा है। इस बैठक के तुरंत बाद यूरोप के देशों ने यूक्रेन के साथ कई बड़े रक्षा करार किए। इतना ही नहीं, यूक्रेन में 25 देशों की सेना भी तैनात करने की तैयारी हो रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कई स्तर वाला एक नया सैन्य ढांचा तैयार करने का रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन में 25 देशों की बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनाती की योजना पेश की। इतना ही नहीं, यूक्रेन और 9 यूरोपीय देशों ने पूरे यूरोप के लिए साझा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन बनाने की घोषणा की। तय हुआ कि फ्रेया वायु रक्षा परियोजना के तहत रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए नई रक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों के स्थानीय उत्पादन का लाइसेंस भी दे दिया है।